हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्टडी रूम की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के एनसीईआरटी सिलेबस का 16वां अध्याय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने पिछले चैप्टर में हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जानी और इससे पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि हमारा जो ये विश्व है उसमें जो जीव हैं वो कितने सुंदर हैं, कितने उनकी जो शरीर है कितने अनोखे, कितने अमेजिंग हैं। अब इस चैप्टर में हम हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संशोषित प्रबंधन है, उनको किस तरह से अच्छे से मैनेज करें इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक वीडियो देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ये वह संसाधन होते हैं, वह रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर में, प्रकृति में स्वयं ही पाए जाते हैं, अपने आप ही मौजूद होते हैं। हमारे भारत का जो संस्कृति है वो यही कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब हमारा परिवार ही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वह संसाधन जो मानव जाति के बिना कुछ किए प्रकृति में अपने आप ही मौजूद हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि पशु संसाधन, कच्चा तेल, वन संसाधन, कीमती धातुएं, खनिज, चट्टानें, जल संसाधन, भूमि संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैसें, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। तो पहला तो है नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सके, यानी कि वो वापस आ सके एक बार खत्म होने पर, तथा उनका पुनः उपयोग हो सके, यानी कि उन्हें हम वापस से यूज में ले सकते हैं, और जो आपूर्ति में असीमित है, यानी उनका अनलिमिटेड सप्लाई है, वो असीमित रूप में हमारे पास मौजूद है इस विश्व में, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो वह रिसोर्सेज रिन्यूएबल कहलाते हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, उनका पुनः उपयोग हो सकता है, और जो आपूर्ति में असीमित है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इनके कुछ उदाहरण क्या क्या हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, ये सब अनलिमिटेड सप्लाई है इन सब का हमारे विश्व में। सूर्य का प्रकाश खत्म ही नहीं होता, जल, वायु, ये सब हमारे आसपास इतने अच्छे रूप में है कि ये खत्म होने की इनकी कम चांसेस हैं। प्रदूषित हो सकता है जल और वायु, लेकिन जल और वायु हमारे आसपास है, इसलिए हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। पर कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाते हैं तथा उनका नवीकरण यानी वो नए जैसे वापस नहीं हो सकते, उनकी आपूर्ति यानी सप्लाई भी सीमित यानी लिमिटेड है। इन सबको गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम। तो ये इनको बनने में पृथ्वी में लाखों साल लगे और इनका सप्लाई लिमिटेड है। एक बार इंसान ने इन्हें खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया, फिर इनको वापस बनने में लाखों साल लगेंगे और हो सकता है ये ना ही बने। इनमें से ऐसे कुछ भी रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए गैर नवीकरणीय संसाधन वह हैं जिनकी कम क्वांटिटी, कम सप्लाई है और एक बार खत्म होने के बाद वो वापस हमें नहीं मिल सकते। तो ये था दूसरा प्रकार का नेचुरल रिसोर्स। अब हम जानेंगे कि हमारी पर्यावरण में कौन कौन सी समस्या है। तो प्रदूषण वैश्विक स्तर पे यानी ग्लोबल लेवल की समस्या है। ये एक हमारी पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन, प्रदूषण। पर्यावरण की रक्षा के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून
और अधिनियम बनाए गए हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लॉज और एक्ट्स बनाए गए हैं जिनसे हम इस प्रदूषण को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन यानी अनियंत्रित उपयोग से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में एक नई घटना है यानी फिनोमिना है। जब ये जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। अब बहुत ही रिसेंटली पूरे वैश्विक स्तर पे ये जागरूकता बढ़ी है कि हमारे ये जो हरकतें हैं इंसानों की, उनके कारण कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, जीवों को और इंसानों को। ये जो जागरूकता है जैसे जैसे अब ये बढ़ती जा रही है, उसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं इस समस्या को हल करने के लिए। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है और ये पूरी वायु को खराब कर रहा है और इससे जीवों को कितना नुकसान होता है। अब हम गंगा सफाई योजना के बारे में चलिए बात करते हैं। गंगा नदी के बारे में तो आपने कितना कुछ सुना होगा, हो सकता है आप उसके आसपास रहते हो। तो करोड़ों रुपयों की ये योजना 1985 में इसलिए आई क्योंकि गंगा में पानी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी बहुत खराब थी। हमारी जो गंगा नदी है उसकी पानी की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि 1985 में एक गंगा सफाई योजना की शुरुआत की गई। वहाँ पे कोलीफॉर्म मिला गया। कोलीफॉर्म एक ऐसा जो जीवाणु का वर्ग होता है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम मानव, उनके इंटेस्टाइन्स यानी आंतों में मौजूद होता है। तो हमारे इंटेस्टाइन्स में कोलीफॉर्म पाया जाता है और ये कोलीफॉर्म गंगा के जल में भी पाया गया। इससे क्या पता चल रहा है कि जल में इतने सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति थी। इसकी वजह से वहां पे कोलीफॉर्म भी पैदा हो गए, वहां पे आ गए। और जितने ज्यादा कोलीफॉर्म है उसका मतलब उतने ही ज्यादा वहां डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे यानी रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु भी थे। तो उनके द्वारा वहां पे खूब संदूषण हो चुका है, कंटैमिनेशन हो चुका है। तो ये कोलीफॉर्म वहां पे है, ये दर्शाता है कि वहां पे बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कंटैमिनेशन फैला दिया है। इस वजह से गंगा की सफाई योजना शुरुआत हुई। अब आप इस पूरे ग्राफ में देख सकते हैं कि 2007 और 2011 में कोलीफॉर्म कितने मात्रा में उपलब्ध था वो दिखाया गया है। तो ये 0 से लेकर इतने संख्या तक आपको दिख रहा होगा। तो पहले 2007 में आप देख सकते हैं गंगोत्री में इतना था और फिर 2011 में इतना हो गया। तो ये पूरा ग्राफ आपको अलग अलग जगहों का दिखा रहा है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन अलग अलग जगहों पे कितना कोलीफॉर्म था। एक तो 2007 में और एक 2011 में। अब इस पूरे ग्राफ को देख के आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि धीरे धीरे करके ये जो कोलीफॉर्म की मात्रा है वो 2007 से 2011 में बढ़ गई। देखिए ये जो येलो लाइन है, ये इसकी जो हाइट है ये ज्यादा ऊपर तक जा रही है, और जो ये रेड लाइन है ये भी खूब है लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम है 2011 से कंपेयर करें तो। और आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह है वहां पे तो खूब ज्यादा ही गंगा में पोल्यूशन फैल गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये देवप्रयाग को देखिए, पहले 2007 में यहाँ कितना कम था और कितना बढ़ गया। तो ये जो हमको दिख रहा है इससे पता चल रहा है कि कितना पोल्यूशन फैल गया गंगा में, और वो पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए गंगा सफाई योजना की सफल होने की बहुत आवश्यकता है। अगर ये सफल नहीं हुई तो गंगा प्रदूषित होती ही जाएगी। गंगा के बारे में चलिए हम थोड़ा बहुत फैक्ट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम यानी ओरिजिन गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से भी ज्यादा नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है। मतलब गंगा नदी जो इतनी शुद्ध पवित्र थी उसको एक नाले में परिवर्तित कर दिया है, उसमें कूड़ा कचरा और इतने सारे कंटैमिनेटेड चीजें डाल के। अब देखिए इसका मुख्य कारण क्या है कि इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें बहाया जाना।
गंगा में कचरा और मल इन सब में बहा दिया जाता है, इसको ट्रीट नहीं किया जाता है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है। अब गंगा कितना कचरा सहक पाएगी? इतने हजारों साल से गंगा इतनी शुद्ध पवित्र तरीके से बह रही थी, उसमें इतना कचरा डाल दिया गया पिछले कुछ सालों में कि वो इतनी प्रदूषित हो गई। वो किस प्रकार से अपने आप को रीजनरेट कर पाएगी अगर हम उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर देंगे? हर दिन गंगा में बड़े पैमाने में अनौपचारिक सीवेज यानी कि अनट्रीटेड सीवेज बहाया जाता है। इसके अलावा मानव के अन्य काम है जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं, उद्योगों द्वारा यानी इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन यानी केमिकल एफ्लुएंस जो होते हैं वो भी गंगा को प्रदूषित इतना कर चुके हैं, उसका प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है उन्होंने कि इसके विषैले जल से मछलियां मरने लग गई हैं। उसमें इतना ज़्यादा विषैला जल हो गया है कि वहाँ की जो मछलियां हैं वो भी अब मरने लगी हैं। अब इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है और इसलिए नमामि गंगे कार्यक्रम का जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अप्रूवल किया गया यानी स्वीकृति दी गई और एक संरक्षण मिशन यानी कॉन्जर्वेशन मिशन के रूप में इसको लाया गया। तो नमामि गंगा क्या है? ये कॉन्जर्वेशन मिशन है और 2014 में इसको लाया गया। इसमें क्या गंगा को बचाने का पूरा ये प्रयास कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। होपफुली ये सक्सेसफुल होगा और गंगा बचाई जा सकेगी। अब जल प्रदूषण के मापने के क्या क्या उपाय हैं? हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी भी नदी में, किसी भी जल में प्रदूषण है? तो उसकी एक तो उसका ये है कि उसके पीएच लेवल को जाना जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण मापन किया जाता है, यानी क्वांटिफाई किया जाता है कि कितना पोल्यूशन है। कुछ प्रदूषण कम मात्रा में होते हुए भी हानिकारक हो सकते हैं। इनके मापन के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत उपकरणों यानी कि हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आपको इस चित्र में दिख रहे होंगे, वैसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की यानी कि परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है इनके मापन के लिए। जल का पीएच लेवल जो होता है वो आसानी से सूचक की सहायता से मापा जा सकता है, यानी कि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से मापा जा सकता है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R होते हैं यानी 5 R's, और ये कौन से होते हैं? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रीपर्पस। और ये सब क्या है? चलिए एक एक करके पढ़े, इससे हमें पता चलेगा कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं इन सब प्रदूषण की। सबसे पहला तरीका है इनकार यानी रिफ्यूज करना। उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करिए जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की थैलों को लेने से इनकार करिए। तो उन सभी चीज़ों को आपको नहीं लेना चाहिए, इनकार करना चाहिए खरीदने से, जो कि आपको पता है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब दूसरा है कम उपयोग कीजिए, रिड्यूस करिए। इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आपको खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वाहनों का उपयोग करने की बजाय पैदल चल के फ्यूल को यानी ईंधन को बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें हमारा जो इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस करना चाहिए ताकि पर्यावरण जो है वो बच सके। अब तीसरा है पुनः उपयोग यानी कि रीयूज करना। पुनः उपयोग से मतलब है कि आप फेंकने के बदले वस्तु का बार बार उपयोग करते रहें। जैसे कि इस्तेमाल किए गए लिफाफों को फेंकने की बजाय आप इसे उल्टा कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नए खरीदने की बजाय उसी को वापस से यूज़ कीजिए ना। प्लास्टिक की बोतलें जिनमें आप विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि जैम या अचार खरीदते हैं, रसोई में चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आप अगर
आपने पहले तो आप प्लास्टिक खरीदिए मत, अगर खरीदना पड़ ही रहा है तो फिर उसको इस तरह से वापस यूज़ कीजिए घर में किसी और चीज़ में, ताकि उसको पर्यावरण में फेंकने की आवश्यकता ना हो। चौथा है पुनः प्रयोजन, यानी रीपर्पस करना। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनती है उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती, तो उसे किसी अन्य ज़रूरी काम के लिए प्रयोग कर दीजिए। जैसे कि टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन या टूटे हुए हैंडल वाले कप का उपयोग छोटे पौधों को उगाने और पक्षियों को खाना देने के बर्तन के रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी चीज़ को जो कि अब उस काम में प्रयोग नहीं आ रही है, तो उसे दूसरे काम के लिए उपयोग कर लीजिए, है ना। तो इसे कहते हैं पुनः प्रयोजन। अब पांचवा है पुनः चक्रण, यानी रिसाइकिल करना। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, पिछली बचपन की क्लासेस में भी सुना होगा, पहले से सुनते आए होंगे। रिसाइकिल कीजिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे पदार्थ का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक ना हो, इनका नया उत्पादन सही नहीं है। अब आप देखिए कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं, और अगर अब उनका कुछ ही नहीं हो पा रहा है तो उन्हें रिसाइकलिंग के लिए दीजिए, उन्हें फेंक मत दीजिए। और इसी प्रकार से आपके पुराने अगर किताबें हैं, उनको अगर आप रीपर्पस कर सकते हैं तो करिए, उनको अगर आप रीयूज़ कर सकते हैं तो करिए। आप दूसरे बच्चों को उन्हें दे दीजिए यूज़ करने के लिए जो आपसे छोटे हों, लेकिन उन्हें फेंकिए मत। अगर कुछ नहीं हो सकता है उनका तो उन्हें रिसाइकिल कर लीजिए। तो रिसाइकिल लास्ट का चरण है। अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हैं आप उस चीज़ का, तो उसे रिसाइकिल कर दीजिए, यानी कि उसे जैसे कि कागज़ को रिसाइकिल करने का मतलब है उससे वापस से कागज़ बन जाएगा, पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा कागज़ बनाने के लिए। लेकिन यह है कि जब वो कागज़ बनेगा वो कम मात्रा में बनेगा, पहले से कम मात्रा में, वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसलिए रिसाइकिल करिए, लेकिन अगर और कुछ ना कर सकते हो उसका तो ही रिसाइकिल करिए, लेकिन रिसाइकिल फेंकने से तो बेहतर ही है। अब संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। संपोषित विकास का संकल्प मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण यानी प्रिजर्व करना है। यानी कि अभी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम मीट कर पाएँ, उनके लिए हम पूरे तरीके से हमारे जो भी काम काज हैं उनको कर पाएँ। लेकिन आगे जो हमारे जो भी जनरेशन्स होंगी, जो बच्चे होंगे, उनके लिए भी चीज़ें बची हों, उनके लिए वो खत्म ना हो जाए, उनके लिए प्रदूषण इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि वो जी ही नहीं पाए, जिंदा नहीं रह पाए। हमें उसका ध्यान रखना होगा, और इसे ही कहते हैं संपोषित विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो संपोषित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम हमारी ज़रूरतों का तो ख्याल रखें ही, पर हम हमारे आगे वाली पीढ़ी का भी जो ख्याल है रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। किस प्रकार से? हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सुरक्षित रखें, उनको प्रिजर्व करके। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगर पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा, एनवायरनमेंट का कॉन्जर्वेशन नहीं होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है, पर वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, संपोषित तरीके से होना चाहिए, नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना बंद हो जाएगा। अब संपोषित विकास का तात्पर्य जीवन के सभी पहलुओं में बदलाव से है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण में बदलाव लाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो आवश्यक ये है कि हर व्यक्ति को ये अपने मन में लाना चाहिए कि हमें इस विश्व
को बचाना है, उसमें जो भी जीव रह रहे हैं उनकी रक्षा करनी है, और इस वजह से जो विकास है वो संपोषित होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। और इस प्रकार की मानसिकता हमारे हर व्यक्ति में, विश्व में होनी चाहिए, सरकार में होनी चाहिए, और ग्लोबल लेवल में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हमको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये असीमित नहीं है, ये लिमिटेड है, इनकी सीमा है। हम इनको ऐसा नहीं है कि करते ही जाएंगे और फिर ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, नहीं, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये प्रदूषित हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे अगर हम इनको गंदी तरीके से और पूरी असीमित रूप में इसको यूज़ करते रहे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है क्योंकि हमारे इतना डेवलपमेंट हो गया है। अब जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये तो कम ही है, इनका तो एक लिमिट है, और हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि कमी पड़ रही है इनमें जो इनके लिए डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और वास्तव में ये विश्व में बहुत कम है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम तो नहीं है, खूब है, लेकिन हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि अब उसकी कमी महसूस हो रही है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा। ये नहीं कि सिर्फ कल तक के बारे में सोचे, हमें कई सालों और उसके बाद तक के बारे में भी सोचना होगा कि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज आगे आने वाले पीढ़ियों के पास भी हो पाए, उसके लिए हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना होगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होगा। ठीक है। अब संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग अथवा शोषण नहीं करना चाहिए, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, इसको अनरेगुलेटेड वे में, इसका ऐसा नहीं है कि इसको काम में लिए जा रहे हैं जब तक ख़त्म ही ना हो जाए, नहीं, हमें आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें संसाधनों को सीमित तरीके से बांटना भी सुनिश्चित करना चाहिए, समान रूप से बांटना भी सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि इन संसाधनों के विकास से सभी लोगों को लाभ मिल सकते, यानी कि हमें एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। अब क्या है कि कुछ लोग हैं इस विश्व में, उनके पास तो खूब सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और कुछ लोग हैं उनके पास नहीं है, कुछ गरीब लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, और जो अमीर होते हैं जिनके पास खूब रिसोर्सेज हैं वो उसको बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से उसे यूज़ करते रहते हैं और उसको ख़त्म करते रहते हैं। तो इस वजह से हमें इस तरह का इसकी ज़रूरत है कि हर व्यक्ति में समान रूप से ये बांटा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास वो है ही नहीं उनका एक्सेस। तो ये भी हमारे लिए आवश्यक है कि ये दूसरी चीज़ है, एक तो समान तरीके से वो बांटना चाहिए, और पहला ये है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा और उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना होगा। हम जब भी पैसे हमें मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में सारे पैसों को उड़ा दिया, हम उन्हें बचाते भी है ना आगे के लिए, ताकि कल को कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे पैसे हों। इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम पे वो सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। तो उसके लिए हमारे को आवश्यकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से हों, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे ना। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग करते हैं तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए कई एक्टिविटीज़ देखिए, माइनिंग यानी खनन, उससे प्रदूषण होता है क्योंकि धातु के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातुमल यानी स्लैग भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों यानी वेस्ट्स के सुरक्षित निपटान यानी सेफ डिस्पोजल का भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो तीसरी चीज़ हमें जो ये सुनिश्चित करनी होगी वो ये है कि वेस्ट जो निकल रहा है
उसको भी हमें सुरक्षित तरीके से उसका निपटान करना होगा, सेफ डिस्पोजल करना होगा। तो कौन से 3 तरीके हैं जिससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रबंधन करना होगा? एक तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा और उसका अनियंत्रित उपयोग और शोषण नहीं करना चाहिए हमें। दूसरा ये है कि हमें समान तरीके से उन्हें इंसानों में और जीवों में बांटना चाहिए। और तीसरा ये है कि उसमें जो वेस्ट निकलता है, अपशिष्ट निकलते हैं, उनको सेफली डिस्पोज करना होगा, सुरक्षित उसका निपटान करना होगा। अब पूर्व ऐतिहासिक भारत के दौरान प्राकृतिक संस्थानों का प्रबंधन किस प्रकार से होता था, चलिए जानते हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक भारत में यानी एंशिएंट इंडिया में प्रकृति संरक्षण एवं संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। यानी कि जो एंशिएंट इंडिया था, पुराने ज़माने में जो भारत था, उसमें हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से सोचा जाता था और उनके प्रबंधन के लिए कई व्यवस्थाएं की जाती थी। भारतीय साहित्य जैसे उपनिषद एवं स्मृतियों में जंगलों के उपयोग व प्रबंधन तथा संपोषितता यानी सस्टेनेबिलिटी को एक अंतर्निहित विषय के रूप में जोड़ दिया जाता था। यानी कि सस्टेनेबिलिटी, संपोषितता के बारे में पढ़ाया जाता था, उसके बारे में जानकारी थी और उसको बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ मानी जाती थी कि हमें हमारे रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करना है। अब संस्कृत साहित्य अथर्ववेद की एक हिम हम देखेंगे, उसके अनुसार उसमें क्या लिखा हुआ है? हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे बिना बर्फ वाले और बर्फ वाले पर्वत और जंगल कल्याणकारी हूँ। हे विभिन्न रंगों वाली स्थिर एवं रक्षित पृथ्वी, जिस पर मैं अजय, अनाहत, अक्षत होकर रहूं। तो इस प्रकार का एक वेद में हिम है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है उस टाइम पे नेचुरल रिसोर्सेज पे और प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधन के लिए उस टाइम पे सोचा जा रहा है कि जो भी बिना बर्फ वाले और बर्फ वाले पर्वत हैं, यानी जो ग्लेशियर्स हैं और जो माउंटेन्स हैं और जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो सब कल्याणकारी हों, उन सब को कोई भी हानि ना पहुँचे और अलग अलग जो जगह है पृथ्वी पे वो सारी सुरक्षित रहें और उस पे हम भी एकदम सुरक्षित रहें, अजय रहें, अनाहत अक्षत होकर रहें और वह सारी जगह भी इस प्रकार से रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए उस समय भी कितना इस पे महत्व था। और यही नहीं, एक दूसरा भी ऐसा हिम है जिसमें ये कह रहे हैं कि हे पृथ्वी माता, हम आपसे जो भी डिग करके खोद के निकाल रहे हैं, हम आपसे जो भी ले रहे हैं, प्लीज़ उसको आप वापस से उसको जन्म दीजिए ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। हमारे कार्यों की वजह से हम जो भी काम करते हैं उससे आप में गंदगी ना फैले और आप एकदम सुरक्षित, एकदम स्वस्थ रहें, हमारे वजह से आप पे कोई नुकसान ना पहुँचे। ये भी एक दूसरी ऋचा है, हिम है। और इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे उस समय भारत में कितना सोचा जा रहा था कि प्राकृतिक संसाधनों को हमें सुरक्षित रखना है, हमें हमारे नेचर को एकदम अच्छे से रखना है, स्वस्थ रखना है, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और दूसरे जीव भी स्वस्थ रहें। तो ये भावना अब कहाँ लुप्त हो गई? ये भावना कहाँ चली गई? क्यों नहीं है अब ऐसी भावना हमारे विश्व में? वैदिक काल के दौरान जंगल वनस्पति के उत्पादन यानी प्रोडक्टिव व साथ ही सुरक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव पहलू दोनों पर ध्यान दिया गया। वैदिक काल के अंत में कृषि यानी एग्रीकल्चर एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी। तो वैदिक काल में जो वनस्पति है, हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोडक्टिव एवं प्रोटेक्टिव दोनों पहलू के साथ देखा गया, यानी उत्पादन भी और सुरक्षात्मक भी, यानी उन्हें प्रोडक्टिव भी रखना है पर प्रोटेक्ट भी करना है, उन्हें हानि नहीं पहुंचने देनी है। उसका उपयोग तो हम करेंगे, यूज करेंगे, पर उसको खत्म नहीं करेंगे। ये एक विचार था, पर अब ऐसा विचार खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे वापस ये विचार आता जा रहा है लोगों में, लेकिन कई सालों तक ये खत्म ही हो गया विचार। अब चलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं?
तो आप ही इसका उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल उत्तर है। आप सोचिए, क्रिएटिवली सोचिए कि आप किस तरह से अपनी कौन कौन सी आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं जिससे कि आप पर्यावरण को बचा सकें। उनमें से हमने कई डिस्कस भी करे हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और बहुत सारी चीज़ें। आप खुद भी सोचिए और नई तरीके सोचिए। इस आंसर में आप कुछ अपना नया तरीका सोच के बताइए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जब हम उन्हें यूज़ करते हैं और शॉर्ट टर्म हम अगर पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, यानी कि आज के बारे में सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो उसके क्या लाभ हैं। चलिए बताइए इसके क्या लाभ हैं। हाँ, इसके कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं कि अभी तो हमें हो सकता है हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो कर जाए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, हमारा विकास हो, लेकिन हमारा पूर्णतः विकास नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए आर्थिक विकास ज़रूर हो सकता है, पर उसके बाद विकास होना बंद हो जाएगा। क्यों? उसके लिए चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह लाभ लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ से किस प्रकार से भिन्न है। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो उसमें कैसा लाभ होगा, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो हमने सोचा, आर्थिक लाभ जिसमें होगा हमारा, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम रखते हैं, सिर्फ हम आज के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कि हमें खुशियाँ मिलेगी, हमको आर्थिक विकास हो सकता है हमारा, है ना। जैसे मैंने बताया था, अगर हमें पैसे मिले, हम उसका पूरा उसको यूज़ कर दें आज ही आज, तो हमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन कल हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे ना, और कल फिर दुख होगा। और इसी प्रकार से हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा तरीके से गंदा कर दें, ख़त्म कर दें एकदम, तो कल फिर क्या होगा, कल की जनरेशन्स के लिए क्या होगा। दूसरी जनरेशन जो छोड़ो, हमारी जनरेशन जब तक बूढ़ी होगी, जब तक बड़ी होगी, तो हमारा क्या होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें और विकास करें, तो फिर हमारे जो होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और हम आगे भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमारे पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे, हम खुश रहेंगे। लेकिन सिर्फ आज के बारे में सोचा तो वो कम समय तक की खुशी होगी, वो लंबे समय की खुशी नहीं होगी। अब चौथा प्रश्न क्या है, क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती हैं। अब आप ये बताइए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जो रिसोर्सेज है उनका होना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली होना चाहिए। हर इंसान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पूरी दुनिया उसके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। एक इंसान के पास सारा जल है और सारे इंसान भूखे मर रहे हैं, उनके पास सूखे मर रहे हैं, उनके पास कोई पानी नहीं है। तो अभी क्या है कि जो लोग अमीर हैं, जिन लोगों के पास ये रिसोर्सेज हैं, वो तो एकदम अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर पा रहे हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है। ये जो सोसाइटी है ये इतनी अनइक्वल है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं। तो पहला कारण जो है कि कुछ लोगों के पास ये समान वितरण नहीं है, पहला कारण तो ये है कि हमारा जो समाज है उसमें अनइक्वल तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, और अलग अलग तरह का हमारा इस प्रकार का अनइक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है समाज के कारण। दूसरा, नेचुरली ही जो ये रिसोर्सेज हैं कुछ जगहों पे ज़्यादा हैं, कुछ जगहों पे कम है। जैसे कहीं पे तो रेगिस्तान है, कहीं पे समुद्र है पूरा का पूरा। तो हमारा जो नेचर है उसमें ये अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं। तो इस वजह से भी कहीं पे तो पानी की कमी है और कहीं पे बाढ़ आ रही है। तो नेचर में भी ऐसा है कि कुछ लोगों के पास संसाधन समान मतलब हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है। तो नेचर भी समान वितरण उसकी वजह से नहीं है। और दूसरा, समाज में जो इनइक्वालिटी है, यानी कि जो समाज में असमानता है, उसके कारण भी ये समान वितरण नहीं हो पा रहा है। तो ये 4 प्रश्न थे। उम्मीद है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इस क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं वन यानी फॉरेस्ट के बारे में, पर ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक उम्मीद है आपका अच्छा दिन होगा और आपसे जल्द मुलाकात होगी। बाय।